एंड माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी एकेडमी। और आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो इंटरमीडिएट या टेट या सुपर टेट या फिर सी टेट इन सब एग्जामों में पूछे जाने वाला ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुने हैं तो मैं बता दूं कि जिस प्रकार से आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं उसी प्रकार से अंग्रेजी में फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। जिस प्रकार से गहने और ज्वेलरी जो होते हैं एक किसी व्यक्ति या किसी स्त्री को शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से फिगर्स ऑफ स्पीच या अलंकार भी सेंटेंस या वाक्य की शोभा को बढ़ा देता है। तो आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। जो मैंने बोला है वही डिफिनेशन में भी लिखा है। आइए देखते हैं डिफिनेशन को। अ फिगर ऑफ स्पीच इज डिपार्चर फ्रॉम ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन के ऑर्डिनरी फॉर्म को क्या कर देती है, बदल देती है, डिपार्ट कर देती है उसको। या फिर और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडिया, या फिर विचारों को इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट, जिससे कि अधिक प्रभावकारी हो जाता है ये। ओके, आइए देखते हैं। अर्थात फिगर ऑफ स्पीच के प्रयोग से भाषा अधिक सजीव और आकर्षित बनती है। इसका मुख्य कार्य वाक्य के कथन की शोभा बढ़ाना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फिगर स्पीच की डिफिनेशन हो गई। फिगर स्पीच में होता क्या है ये हो गया इसका मतलब। तो अब हम जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच के कितने काइंड्स होते हैं। कई तरह के फिगर स्पीच होते हैं। वैसे देखा जाए तो फिगर स्पीच तो 12 या 13 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो केवल 7 ही हैं जिनको हम पढ़ेंगे। लेकिन उन 13 का एक बार नाम जरूर हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से फिगर स्पीच हैं जो बनाए गए हैं। ओके, फिगर्स ऑफ स्पीच के काइंड्स को, ओके, कि फिगर स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच को टोटल 13 लिखा है कि ये टोटल 13 काइंड्स के होते हैं। ओके, देखते हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोले, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपोइया, एंटीथेसिस, यूफेमिज्म, लिटोटेस, एपिग्राम, आयरनी एंड द लास्ट इज साइनेक्डोट। ओके, तो देखिए इसको अब एक एक करके मैं एग्जांपल के माध्यम से इसके डिफिनेशन को भी आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें से 1 से लेकर 7 तक की हमारे सिलेबस में ज़्यादा पूछा गया है, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, ये तो एज ए नॉलेज मैंने बता दिया कि आपको फिगर स्पीच जो टोटल 13 होते हैं, लेकिन आपको जो मेन पढ़ना है वो 1 से लेकर के 7 तक पढ़ना है, यानी ओनोमेटोपोइया तक ही पढ़ना है। ओके, हमें फोकस जो करना है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोले, ऑक्सीमोरॉन और ओनोमेटोपोइया पर ही हमें फोकस करना है। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी को डिफिनेशन के साथ इसके एग्जाम। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले सिमिली को हिंदी में उपमा कहते हैं। सिमिली में डिफरेंट काइंड्स के ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन किया जाता है, मतलब डिफरेंट काइंड्स हो, दो अलग अलग प्रकार की वस्तु या कोई अलग अलग प्रकार के दो संज्ञाएं हों जिनको हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन करते समय क्या होना चाहिए कि जिनमें कम से कम एक बात या एक गुण समान हो। इसमें समानता, लाइक, सो, एज आदि तुलनात्मक शब्द आते हैं। देखिए कुल मिलाकर के मैं बता दूं कि सिमिली में किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दूसरे संज्ञा से तुलना करना ही क्या कहलाता है, सिमिली कहलाता है। ओके, तुलना करना और मान लेना ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कहा जाए विराट कोहली इज लाइक द सचिन तेंदुलकर। अगर मैं एग्जांपल दूं विराट कोहली इज लाइक द सचिन तेंदुलकर, तो इसका मतलब ये होगा कि विराट कोहली जो है सचिन तेंदुलकर के जैसे हैं। अब उनका एक गुण समान ये है कि भैया बैटिंग वो भी अच्छा करते हैं, शतक पर शतक, सेंचुरी पर सेंचुरी ठोके जा रहे थे और ये भी ठोके जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई गुण तो उनका समान है, तभी मैं ये बात कह रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम सिमिली का यूज तभी करते हैं जब कोई एक गुण समान हो, तभी हम इसका यूज करते हैं, तभी भाई हम तुलना ही कर सकते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं इस प्रकार से अकेला भ्रमण किया जैसे कि बादल करते हैं। चाइल्डहुड इज लाइक अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, चाइल्डहुड जो बचपना होता है, जो बचपन होता है किसके तरह होता है, जो आसानी से पास हो जाए, स्वप्न जैसे आसानी से निकल जाते हैं ना, जो स्वप्न जो होते हैं आसानी से जो पास हो जाते हैं, जो हम देख लेते हैं,
उसी प्रकार से बचपना भी होता है, यानी कि दोनों की कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज ए लायन। राणा प्रताप जो थे लायन, बहादुर थे, किसके समान? शेर के समान ही क्या थे, ये बहादुर थे। तो सिमली में तुलना किया जाता है, और तुलना करने के लिए कोई ना कोई उसका गुण समान होगा तभी हम तुलना करेंगे। और इसमें तुलनात्मक शब्द जैसे एज, लाइक और एज या सो भी आए हो तो सो भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं दूसरे फिगर स्पीच जिसका नाम मेटाफर। देखिए मेटाफर का मैंने यहाँ डिफिनेशन नहीं लिखा है। डिफिनेशन इसलिए नहीं लिखा है कि डिफिनेशन इसका बिल्कुल सिमली की जैसी होता है, बस ये अंतर होता है कि इसमें कंपैरिजन वर्ड नहीं आते हैं, इसमें कंपैरिजन वर्ड नहीं आते हैं, बल्कि उसको मान लिया जाता है वही चीज। उसमें तुलना किया जाता है, इसमें तुलना ना करके उसी चीज को वो मान लिया जाता है। ओके, अब जैसे कि लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, तो जीवन को इसने स्वप्न कह दिया। जीवन, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन को इसने स्वप्न कह दिया है। अगर कह दिया जाए लाइफ इज लाइक द ड्रीम, तो लाइक आ गया तो वो हो गया सिमली। लाइक का मतलब होता है जीवन स्वप्न की तरह है, और यहाँ पर इन्होंने जीवन को स्वप्न बना दिया है। ओके, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह जो है अपने फैमिली का क्या है, स्टार है। तो उसकी तुलना स्टार से कर दिया गया, उसको स्टार बता दिया गया। तो तुलना ना करके उसको बता ही दिया गया कि वो स्टार है भाई। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, देखिए ऊंट को बता दिया है कि वो रेगिस्तान का क्या है, जहाज है, जहाज की तरह नहीं है। अगर कहा जाए द कैमल इज लाइक द शिप, तो लाइक का मतलब कि जहाज की तरह है, वो हो गया सिमिली। यहाँ पर कह दिया है कि सिमिली, यहाँ पर ये नहीं कहा कि जहाज की तरह, इन्होंने कहा कि जहाज ही है वो। विराट इज द सचिन तेंदुलकर, यहाँ पर देखिए सचिन तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन से पहले बेसिकली द नहीं यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर द का यूज करने के ग्रामेटिकली रूल भी है। यहाँ पर ये बताइए, अगर कह दीजिए विराट इज सचिन तेंदुलकर, तो विराट कभी सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते हैं। विराट अलग है, सचिन अलग है, उनके जैसा खेलते हो, उनके जैसा सब कुछ हो, लेकिन विराट कभी सचिन नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि विराट सचिन तेंदुलकर के तरह है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि विराट को यहाँ पर सचिन तेंदुलकर कह दिया गया है। अगर यही कहा जाए विराट कोहली इज लाइक द सचिन तेंदुलकर, तो वहां पर उनके तरह है। यहाँ पर कहा गया कि विराट सचिन तेंदुलकर ही हैं, लेकिन यहाँ पर द लगाने से थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते हैं, पर कहा गया है वैसा। ओके, तो थोड़ा सा इसकी बारीकियों को आपको समझना होगा, प्रैक्टिकली समझना होगा। ओके, तो इस प्रकार से सिमिली और मेटाफर जो है हो जाता है समाप्त। अब देखते हैं अपने तीसरे फिगर अब आते हैं अपने थर्ड और फोर्थ फिगर्स ऑफ स्पीच पर। देखिए थर्ड है पर्सोनिफिकेशन और फोर्थ है एपोस्ट्रॉफी। मैंने दोनों को एक साथ लिखा है, लिखा इसलिए कि दोनों का एक कहीं ना कहीं को रिलेशन होता है। क्या वो रिलेशन है समझेंगे। देखिए मानवीकरण, इसमें क्या होता है, किसी निर्जीव संज्ञा को, किसी निर्जीव चीज को हम सजीव मान लेते हैं। जिसमें जान नहीं होता उसको हम सजीव मान लेते हैं, और सजीव मान लेते हैं और वो सजीव की तरह कार्य भी करता है। और एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, किसी निर्जीव विचार को या निर्जीव किसी भी चीज को हम सजीव मानते हैं और उसको संबोधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसी निर्जीव चीज को हम, उसके विचारों को हम सजीव मान करके उसको संबोधन में यूज करते हैं। उसके बाद एक क्या संबंध होता है, तो देखिए पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, हम किसी निर्जीव व्यक्ति वस्तु को हम सजीव मान लेते हैं और वो सजीव के भांति कार्य भी करता है। एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, हम किसी निर्जीव व्यक्ति या निर्जीव वस्तु तो निर्जीव होते ही हैं, निर्जीव व्यक्ति या फिर किसी विचारों को हम सजीव मान करके उनका संबोधन करते हैं। और संबोधन के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और या फिर कामा लगा देते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखिए पर्सोनिफिकेशन को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस माने अनुभव जो है वही एक बेस्ट टीचर है। तो अब ये बताइए कि हम बेस्ट टीचर हो सकते हैं, आपके टीचर कोई होगा वो बेस्ट हो सकता है, ठीक। तो हम एक व्यक्ति हैं, सजीव व्यक्ति हैं। एक्सपीरियंस क्या चीज है, एक्सपीरियंस किसका नाम है, ना मेरा नाम ना किसी का नाम। किसी का नाम होता है एक्सपीरियंस, नहीं होता है। तो एक्सपीरियंस को हम एक व्यक्ति मान लेते हैं जो कि सजीव है, वो एक अच्छा टीचर मान लिया गया है। तो इसमें क्या करते हैं, निर्जीव को हम सजीव मान लेते हैं। वैसे ही एनेक्सिटी माने जो होता है व्याकुलता, इस सिटिंग ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे बैठा हुआ है या दिखाई दे रहा है। तो ये बताइए व्याकुलता कोई जानवर है या छोटा चिड़िया है या जीव जंतु है जो चेहरे पर अगर बैठ गया, नहीं बैठ सकता है ना। लेकिन हम मान लिए हैं कि ये कोई जीव जंतु है, सजीव प्राणी है जो बैठा हुआ है।
तो इसमें क्या होता है, निर्जीव को सजीव मान लेते हैं जो कोई कार्य कर रहा होता है। वहीं एपॉस्ट्रॉफी में ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, तो हमने इसमें क्या माना गया है, मृत्यु को जो है संबोधन किया गया है। अब मृत्यु को संबोधन किया गया है, ये एक हम इसको क्या कह सकते हैं, निर्जीव चीज कह सकते हैं या कोई आइडिया कह सकते हैं। तो और भी इसके एग्जांपल देखते हैं, वेयर इज द विक्ट्री, ओ ग्रेव। अब यहाँ पर ग्रेव को संबोधन किया गया है, यहाँ पर मृत्यु को संबोधन किया गया है, तो ये क्या है, इसको हम संबोधन के नाम से जानते हैं। और इसकी पहचान है, इसमें संबोधन चिन्ह या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये एपॉस्ट्रॉफी अलंकार। ओके, सेंटेंस में आपको यही पूछता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं पांचवें और छठे फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, तो हाइपरबोल को कहते हैं अतिशयोक्ति और ऑक्सीमोरॉन को कहते हैं विरोधाभास। तो पहले समझते हैं ऑक्सीमोरॉन को विरोधाभास। इसमें क्या होता है, इसमें दो विपरीत गुणों को एक साथ प्रस्तुत किया था किसी एक चीज के लिए। इसमें क्या होता है, किसी दो विपरीत गुणों को किसी एक ही संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला हुआ रहस्य। सीक्रेट मींस रहस्य, ओपन मींस खुला हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ओपन और सीक्रेट दो ये ऐसे गुण हैं जो आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ये बताइए ये कौन सा रहस्य जो ओपन हो सकता है। रहस्य का मतलब होता है जो ओपन ना हो, यहाँ पर क्या ओपन भी है और सीक्रेट भी है। तो ओपन और सीक्रेट दो विरोधी गुण हैं जो किसी एक चीज के लिए यूज किए गए। ओके, अब देखिए, लव इज बिटर स्वीट। बिटर माने होता है कड़वा, स्वीट माने होता है मीठा। तो प्रेम को कहा गया है कि यह कड़वा मीठा है। अब बताइए, या तो वो कड़वा होगा या तो कोई चीज मीठी होती है। कड़वा मीठा क्या होता है, तो इस तरह के गुण इसमें यूज होते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। ओके, बोलिए। अब हम बात करेंगे हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब अतिशयोक्ति। इसमें किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है। जैसे कहावत में लोग कह देते हैं कि सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर, वह इतना रोई कि ओशियन भर गया। या हम कह सकते हैं समुद्र भर रोई, मतलब इतना वो रोई कि कहो समुद्र भर जाए। तो ये बताइए, कोई अगर रोता है तो क्या समुद्र भर जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है, ये कहने की बात है। तो ये हम अतिशयोक्ति यानी हाइपरबोले में लेते हैं। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, मैं एक बार में 10,000 को देख लूंगा, मतलब उससे युद्ध कर लूंगा, उससे लड़ लूंगा। तो तुम 10 से लड़ सकते हो तो उसको 10,000 भी कह सकते हो। कहने की ये बात है कि 10,000 कह देते हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता है, ये अतिशयोक्ति में जाता है। तो जब इस तरह की चीजें लगे तो आप समझ लीजिए वहां पर क्या है, हाइपरबोले फिगर स्पीच यूज किया गया। ओके, तो होता क्या है कि इसमें किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है। और ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, किसी एक चीज के लिए दो विरोधी गुणों को एक साथ प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, विरोधाभास। ओके, तो आइए देखते हैं अपने 7th फिगर्स ऑफ स्पीच को, जिसका नेम है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया में क्या होता है, इसको हिंदी में ध्वनि अलंकार कहते हैं। इसमें किसी भी जीव जंतु के जो ध्वनि होती है, जो उनके बोलने की जो आवाज होती है या जो उनकी हैबिचुअल जो आवाज होती है, उसी को हम ध्वनि अलंकार कहते हैं। जैसे कि हॉर्स नाइस, तो हॉर्स जो होता है हिनहिनाता है, नाइन करना, नाइन का मतलब हिनहिनाना। कैन यू हियर, क्या आप सुन सकते हैं, द बजिंग ऑफ बीज, भिनभिनाना, भनभनाना, क्या मक्खियों की भनभनाना आप सुन सकते हैं। काउ लोज मैंने जो रंभाती हैं पशुएं, लॉगिंग करती हैं जो मुंह को चलाती हैं, लॉग। तो हम ये सब जो होती हैं ये सब क्या होता है, ओनोमोटोपोइया में आता है। इसलिए ओनोमोटोपोइया आप तभी जान पाएंगे जब हर एक जीव जंतु जानवर के आवाज को आप जानते हो। तो शिप क्या होता है, ग्रंट करता है। अगर हम बात करें सांप की, तो सांप के लिए हिस का यूज किया जाता है। तो सबका एक अलग अलग याद करेंगे तो हमें ओनोमोटोपोइया अलंकार जो फिगर स्पीच है ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा ये फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रकार से आपका फिगर स्पीच समाप्त होता है। हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच का ये जो टॉपिक था आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।